कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर बताऊंगा, सेट ए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यही प्रश्न पत्र 100% आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जे शंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? देखो, प्रेम वाटिका के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी की, केदारनाथ अग्रवाल की, कबीर की, रसखान। तो देखो, प्रेम वाटिका हमारे रसखान जी ने लिखी थी। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता? देखो भैया, गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है। किसको? गधे को। माता पिता में समास है, तो माता पिता में कौन सा समास रहेगा? माता पिता में जाएगा द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा होना तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का कैसा होता है? विस्तृत चित्रण होता है। ठीक है। सूर्य का तद्भव क्या है? सूर्य का तद्भव होगा सूरज। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र को कांजी हौज में बंद कर दिया गया था। दो बेलों की कथा गद्य की कौन सी विधा है? कहानी विधा की रचना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और अगला अपन देखते हैं जोड़ी। तो ये जोड़ी ध्यान से देखेंगे, यहाँ से है ना, यहाँ पर देखो जोड़ी, सही जोड़ी। थोड़ा बड़ा हो गया ना, ये हो गया जोड़ी, है ना। देखो, पंचवटी, पंचवटी कहा जाएगा खंड काव्य, क्योंकि पंचवटी क्या है? खंड काव्य। खंड काव्य का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है कि जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन वो खंड है, और जिसमें पूरे जीवन के बारे में बता दे साहब वो पैदा हो तो मरे ત્યાં तक, तो वो महाकाव्य है। ठीक है। दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा आ जाएगा प्रेमचंद, इनके रचनाकार है। विद्यालय का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर मैंने कर दिया है विद्याधन आले, और इसमें होती है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि मेरा बाबू? दीर्घ स्वर संधि। हो गया। पोतू की पहली संतान लड़की, इसका जाएगा परदादी। कई अंकों वाली रचना नाटक टोपी। टोपी जो है वो हमेशा जूते से कीमती है। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई, बिल्कुल सत्य बात है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है, ये भी आपका राइट है। जोहरी जो है वो गया का साला था, बिल्कुल। हिमालय में दीर्घ संधि, चाहे हिमालय हो, चाहे दीर्घालय हो, या फिर विद्यालय हो, चाहे पुस्तकालय हो, इन सब में कौन सी संधि है हमारी? बेटा दीर्घ संधि ही है। पांचवे की बात करें तो इसको असत्य बताना है। छठा जो है ना वो आपका असत्य रहेगा। ना खाकर आदमी क्या बनेगा? प्राणी क्या बनेगा बेटा? अहंकारी। नायक के वहत जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? महाकाव्य में। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया था? हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में द्विगु समास। हो गया। जर्नल मिथेया है, सॉरी, जर्नल थीमेया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेणु ने मंगाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो किस युग के लेखक है? तो छायावाद के लेखक है। आगे देखते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चन अपन पहले देखते हैं, फिर इसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। यहां से ना क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? पूरा सॉल्यूशन मिलेगा बेटा, पूरा। मेघ रूपी बादल के आने से वातावरण में क्या क्या? पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर आपको बताना है। यहां से देखो, वीर रस की परिभाषा
अलंकार की परिभाषा बतानी है, दोहा छंद की परिभाषा, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व बताइए, कोई दो नाटककारों के नाम लिखिएगा, प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं, महादेवी वर्मा की गद्य रचनाओं के दो नाम लिखिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिएगा, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, संधि किसे कहते हैं उसके भेद बताइए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। फिर अगला है, प्रेमी ढूंढट में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब भी समृद्ध होए, या लटुकी अरु कमरिया, ये देख सकते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिला है, ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है भैया। 19 के बाद में आपको ध्यान से देखना है, ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, ये हो गया यहाँ पर 21, 22 और ये आपका अंतिम। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, स्वर्ण का मतलब सुनहरा युग, ठीक है। तो सबसे सुनहरा युग क्यों कहा जाता है भक्ति काल को, तो यहां से देखिए, भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई। ध्यान से समझिएगा आप, है ना, यहीं पे याद भी कराऊंगा, आप तो घबराइए मत, ठीक है। भक्ति काल में कौन कौन सी महान विभूतियां जन्म लिया, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई, यानी इन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की, या कि ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने साहित्य की रचना करी, मतलब उन्होंने रचना करी जो लिखे वो, जैसे तुलसीदास ने हमें रामचरितमानस दिया। इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले, भक्ति काल में क्या हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले थे। ध्यान से समझिए, यहीं पे याद करना है और समझना है, तो बिल्कुल 100% दिमाग को स्थिर रखना पड़ेगा। क्या बोला है अभी तक कि भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास जैसे महान विभूतियां प्रकट हुई, इन्होंने क्या किया, समाज के कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। हमें इस काल में यानी कि भक्ति काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, जो हमारे जीवन में एक नई दिशा और प्रकट और तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है, एक नई दिशा प्रदान कराता है तथा हर समस्या का समाधान कराता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट, इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार की जो त्याग, अहंकार का त्याग की भावना, अहंकार के का त्याग की भावना, ठीक है, देखने को मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो युग है ना, ये सबसे अच्छा युग रहा। समझ में आई आपको बात, यानी कि सिंपल सी बात हम याद कहें तो हम कह सकते हैं कि इस काल में ना बहुत बड़े बड़े हमारे लिए महान विभूतियां यानी महान लोग प्रकट हुए, जैसे हमारे सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए नई नई रचनाएं लिखी। जैसे हमारे तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा हमें धार्मिक ग्रंथ प्राप्त कराया, रामचरितमानस, श्री राम भगवान राम का जो जीवन चित्रण है उसको उन्होंने इसमें बताया है। फिर ये रामचरितमानस ना केवल हमारे जीवन में एक नई दिशा प्रदान कराता है, बल्कि हर समस्या का समाधान भी इसमें छिपा हुआ है, ठीक है भैया। तो इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट भक्ति भावना देखने को मिली, अहंकार के भाव का जो था उसका त्याग देखने को मिला, उत्कृष्ट प्रेम मिला, गुरु की महिमाओं का वर्णन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अतः अब इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये युग था ये बहुत ही स्वर्ण युग रहा, ठीक है भैया।
अब ये आप यहां से बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया इतना, इसके बाद भी इतना। अब आगे बढ़ते हैं और अगला है ये छायावादी 4 प्रमुख कवि के नाम, उनकी रचनाएं। वैसे एग्जाम में 2 नंबर का आता है, पर लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से आपको कराऊंगा। क्या कर रहे हैं अपन, छायावादी कवि करेंगे और प्रमुख उनकी रचनाएं करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं। तो छायावादी कवि में जो प्रमुख कवि है उनका नाम अपन यहां पर लिखेंगे ना, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अब इसको ट्रिक के माध्यम से अपन समझेंगे ना। जयशंकर प्रसाद क्या करिए, आप मेरा नाम समझिए उदाहरण के लिए, है ना। अब मैंने क्या किया, अब बड़े बड़े जो रहता ना अमीर लोग, उनके वहां पर अपन देते नहाने के लिए स्विमिंग पूल होता है। क्या होता है, स्विमिंग पूल होता है। अब लेकिन आप सब अपन गरीब लोग, तो अपने पास कहाँ स्विमिंग पूल। तो ये जो स्विमिंग पूल है, ये मैंने क्या किया, मेरे घर के आगे खुदवाया जेसीबी से गड्ढा, ठीक है। और गड्ढे में यहां से मैंने पाइप लगवाए। ध्यान से समझिएगा, ट्रिक के माध्यम, जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। उसमें अपने पानी छोड़ दिया ट्यूबवेल का, बोरवेल का। अब ये ऊपर से आया तो ये किसकी तरह हो गया है, ऊपर से जब गिर रहा है तो उसे अपन कहते हैं झरना। क्या बन गया भैया, वो झरना, ठीक है। अब एक लड़की जो आई थी, कौन लड़की थी, कामयानी नाम की लड़की। अब वो भी कोई दूसरे गांव की थी, परगांव की। तो उसने क्या किया, मेरा जो झरना था उसको देखा और उसका मन करा साहब कि थोड़े से देर इसमें नहा लिया जाए, क्योंकि स्विमिंग पूल बोलते हैं अपन अच्छी अच्छी जगहों पर नहाने जाते। तो ये कौन थी लड़की, कामायनी। ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या नाम थी लड़की का, कामायनी। ये कामायनी लड़की जो थी, ये अपने 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 जो बाल थे उसको लहरा रही थी। किसमें लहरा रही थी, मेरे झरने में। तो यहां पर अपन बोल सकते लहर। किसमें लहरा रही थी भैया, झरने में, ठीक है भैया। तो कामयानी, लहर, झरना, इतनी चीज समझ में आई तो हाँ बोलो आप तो, ठीक है। कामयानी नाम की लड़की बालों को लहरा रही थी। किसमें लहरा रही थी, मेरे झरने में लहरा रही थी। अब भाई साहब आपको तो पता है, फिर गांव के लोगों को तो बिल्कुल खल्ला निकल जाता है ना। तो भैया जो दिया नहीं एक मिला के, तो इतने पैसे लगाए और तो यहाँ पे गंदीवाड़ा करना ही है नहीं। तो लहर कामयानी नाम की लड़की थी, बालों को लहरा रही थी। किसमें लहरा रही थी, झरने में लहरा रही थी। मैंने जो दी तो तोड़ दी उसकी पासू। क्या तोड़ दी, पासू, ठीक है। तो उसके निकल आए आंसू। बात खत्म। तो कामयानी, लहर, झरना, आंसू, जीवन भर भूल जाओ तो गारंटी। जैसे स्विमिंग पूल याद आएगा, लड़की का नाम बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कामयानी क्या कर रही थी, बालों को लहरा रही थी। उन्होंने की लहर, किसमें लहरा रही थी दादा, स्विमिंग पूल नहीं था अपना, तो अपन गरीब लोग ने क्या बनाया था, झरना। तो झरना में अब मैंने तोड़ दी क्या, उसकी पासू। पासू बोलते हैं हड्डियों को, ठीक है, पीछे वाली। तो पासू और निकल गए उसके आंसू। तो ये हो गया छायावाद का एक प्रमुख कवि, ठीक है। अब नाम दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे कि इसके नाम में ही निराला है, तो काम भी निराला ही होगा, है ना। और ये जब इसकी सगाई करवाई गई किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो इन्होंने क्या किया, 2 ही चीज ली। आज के जमाने में तो साहब बिल्कुल सोने की अंगूठी ने क्या क्या। तो इन्होंने एक जो सोने की परत जमानी, पीतल की अंगूठी ले गया। तो अंगूठी को हम कहते हैं अनामिका। क्या कहते हैं, अनामिका, ठीक है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में आपके हिसाब से देख लो क्या है, ठीक है, अनामिका। और ये रह गया प्रसाद के लिए ले जाना पड़ता, बतासे बोलती है इनको। तो ये प्रसाद लेके गया परमल की, और परमल जो थे वो भी थोड़े गीले थे, इसलिए वो बन गए परमल नहीं, वो परिमल हो गए, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सगाई हुई, नाम निराला तो काम सबसे बड़ा निराला। सगाई में क्या लेके गए, ये केवल अनामिका, और प्रसाद में परिमल की प्रसाद ले गए। चलिए आगे बढ़ते। 2 ये उस्तादों को लेके गए, महादेवी वर्मा सगाई में, मेहमान में महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा केवल बालों को ही निहारने में दे गई, तो मेरे रेशम जैसे बाल,
और न जाने किसका कमाल। तो ये निहार और रश्मि, रश्मि का मतलब रेशम समझ लो, तो रेशम जैसे बालों को निहारने में ही रह गई। समझ में आ रहा तो हाँ बोलो आप जल्दी से। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप थोड़ा सा समझ में आ जाए और याद आपको थोड़ा बहुत रह जाए। चौथा जो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत में कुछ नहीं, इन्होंने धर ली एक वीणा और आज के युग की वाणी बोलने लगी, युग वाणी। बस ये चार आपके एग्जाम में आते हैं और चारों में से एक एक नंबर में कभी कभी पूछ भी लेता है कि कामयानी किसकी रचना है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, ऐसा नहीं है कि साहब याद ही करा दिया होगा। अब आपने इस तरह से आपने ध्यान से समझा होगा तो याद भी हो गया होगा। तो जयशंकर प्रसाद के क्या बन गया है, कामयानी लहर झरना आंसू। ये मेरी ट्रिक के माध्यम से याद रखना, क्या लिखोगे, कामयानी लहर, इसमें लहर आ रही थी झरने में, तोड़ दी पासू, निकल गए आंसू। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका और परिमल। महादेवी वर्मा का जाएगा निहार और रश्मि। सुमित्रा नंदन पंत का जाएगा वीणा और युग वाणी। तो ये बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसके बाद में हम आगे की बात करें तो यहां पर आपका अगला जो प्रश्न है वो रहेगा। क्या है प्रश्न, ध्यान से समझते हैं। कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित, रहित का मतलब होता है इन सबको छोड़कर। ठीक है, इन सब ये सब भाव उसमें नहीं होना चाहिए। यानी सभी से क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सभी का के प्रति मन में दया होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। इसको महत्व दिया समझ में आया है कि उन्होंने भेदभाव, छल कपट और सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया गया है। संसारिक व्यक्ति, संसारिक जो व्यक्ति है उसको अनावश्यक माया मोह से में फंसकर बकवास करते रहते हैं। जो संसारिक व्यक्ति होते हैं ना, वो फालतू के मोह माया में पड़ जाते हैं। ठीक है, और उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। ये सब कौन कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं। जैसे कई लोगों को देखा हुआ है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आंखों से कोई व्यक्ति है, जैसे उसका भले पुत्र होगा, चाहे उसका पति होगा, ठीक है, या उसका भाई होगा, ठीक है, वो थोड़ी बहुत देर कहीं पर भी बाजार ही गया, मान के तो बाजार ही गया ना, तो 10 मिनट 15 मिनट उसने बोला कि हम 1 घंटे में आ जाऊंगा, और 1 घंटा बाद नहीं था, नहीं तो तुरंत मोबाइल लगा जान के तोपखा हो गया होगा, बिल्कुल साफ घर बड़े हो गए। तो ये क्या है, अनावश्यक प्रेम है। ठीक है, तो ये यही क्या है आपका अनावश्यक मोह माया, फालतू की मोह माया, इतनी ज्यादा नहीं होना, फिक्र करो, कम करो। ठीक है भाई साहब, तो कबीर ने भेदभाव, क्योंकि भैया है ना, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर। ये समझ में आया आपको, इसको बता, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे आप राजा हो, कोई देश रंक हो, या आप फकीर ही हो, आप एक बार धरती पे आए हो तो आपको एक ना एक दिन ये जीवन त्याग के जाना पड़ेगा। तो इसका क्यों चिंता कर रहे हो, मरना सबको एक दिन है, मौत लिखी होगी ना तो तुम 7 तालों में रोक लोगे जब भी आ जाएगी। तो फालतू की चिंता मत करो, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे पति हो, भाई हो, बहन हो। ठीक है, प्रेम रखो, ऐसा नहीं है, पर इतना प्रेम नहीं कि साहब बिल्कुल, है ना। तो ये तो क्या है, अनावश्यक प्रेम है। कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। संसारिक व्यक्ति अनावश्यक मोह माया में फंसकर बकवास करता रहता है। ठीक है, और उनकी ओर ध्यान देना क्या है, व्यर्थ है। समझ में आया, हाँ यहाँ तक, तो हाँ कर दो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हो। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। कवयित्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं, है ना। तो यहां पर देखिए, कवयित्री के परिपक्व प्रयास नहीं है,
कवयित्री के द्वारा के परिपक्व प्रयास नहीं है, यानी कि पूरी तरह से पक्के प्रयास, उन्होंने कच्चे अधूरे प्रयास किए। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता है, ठीक है, वैसे ही कच्चे प्रयासों से मुक्ति कभी भी नहीं मिल पाती। साधना के द्वारा ठोस प्रयत्नों से ही मुक्ति मिलती है। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि जो कवयित्री वो घर जाने की इच्छा थी, उसके अंदर परमात्मा से मिलन की इच्छा थी, ठीक है। लद्दत का मतलब होता है घर जाने की इच्छा। अब घर जाने की इच्छा का मतलब होता है परमात्मा से मिलन। तो ईश्वर या परमात्मा से विलन है, मिलन का अर्थ होता है मतलब लद्दाख का। तो कवयित्री इस सांसारिक मोह माया के जाल से मुक्ति चाहती थी, अर्थात परमात्मा से मिलन का लिए मोक्ष प्राप्त करना चाहती थी। तो यहाँ पर जो रहे उसके प्रयास अधूरे क्यों रहे? क्योंकि उसने पूरे अच्छे से प्रयास नहीं किए, अधूरे प्रयास किए हैं। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से, कच्चा कोई का घड़ा है मिट्टी का, उस घड़े में से पानी तो टपकेगा ही टपकेगा, ठीक है। वैसे ही उनके भी कच्चे प्रयासों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। साधना के द्वारा ठोस प्रयत्नों से ही हमें मुक्ति मिलती है। अब अगला प्रश्न है आपका, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता सेनानी जो थे ना, वो ब्रिटिश शासन तथा उनके काले कारनामों का और अन्याय अत्याचार का विरोध करते थे। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो किसका विरोध करते थे? ब्रिटिश शासन का। क्यों करते थे? क्योंकि उनके जो काले कारनामे थे उनका, ठीक है, उनका जो अन्याय करते थे वो किसानों पर, ठीक है, व्यापारियों पर जो अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे, उनका विरोध करते थे। परंतु जो बातें सेनानियों को अनुचित लगती थी वे ही बातें ब्रिटिश शासन के कानून में थी, ठीक है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अनुचित लगती थी ना, वही ब्रिटिश शासन के कानून में थी, उनके लिए हितकारी। तो उनका उल्लंघन करना ब्रिटिश शासकों की नजर में क्या था? अपराध था। कि जो कानून का तोड़ रहे थे और वो उचित था, और उनके कानून ऐसे थे कि अनुचित थे जो गरीब जनता के लिए। तो उनका जो उल्लंघन करना ब्रिटिश शासन की नजर में एक अपराध था। इसलिए जिन्हें वे स्वतंत्रता सेनानी मानते थे वे उनके लिए अपराधी थे। जिन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं वो उनके लिए कौन थे? अपराधी थे। इस कारण से उनके साथ तथा अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा इसको, है ना। नोट्स आप तैयार करिएगा, है ना। सबसे बढ़िया चीज है नोट्स। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, ठीक है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो देखिए मेघ रूपी जो मेहमान है, मेघ है ना बादल है, बादल आए तो भाई साहब ग्रामीणों की हलचल की तेज हवा चलने लगी। यानी ग्रामीणों की में जो हलचल है ना उनमें तेज हवा चलने लगी, ठीक है। और आंधी आने से पेड़ पौधे झुकने लगे, धूल उड़ने लगी, ठीक है। परिवर्तन आया, ध्यान से देखिएगा। ग्रामीणों में हलचल, ठीक है, होने लगी, तेज हवा चलने लगी, ठीक है भैया, धूल उड़ने लगी, तालाब पानी से भर गए, ठीक है, और बिजली चमकने लगी, पानी बरसने लगा। ये समस्त वातावरण गतिशील हो उठे। यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। थोड़ा सा मुझे डाउट है, यहाँ पर बच्चों ने इसको गड़बड़ लिख दिया है, इसको एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, है ना। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने जो है ना बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा। किवाड़ का मतलब क्या होता है? जो हमारा गेट होता है ना, गेट की किनार, उस पे से झांक कर देखते ना, वही चीज। लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा। मेहमान पूरे 1 साल के बाद आया है, ठीक है, इसलिए वहां उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक है। वहां अपनी माँ से
वहां अपनी माँ के यहाँ है, ठीक है, इसलिए खुले में नहीं मिल सकती, वहां ओट से उन्हें देखती है। तो लता ने बादल रूपी जो मेहमान है उसे, यानी कि यहाँ पर नायिका बताया है। नायिका, नायिका का मतलब होता है कि प्रेम की करने वाली, नायक और नायिका है ना, तो ये बादल को है ना नायक समझाया है। यहाँ पर क्या बदला बताया है, बादल को नायक है ना, पति के रूप में, सीधी सी बात कहूं तो ये लता जो है बादल रूपी मेहमान को किमाड़ की ओर से देख रही है। मेहमान पूरे 1 साल के बाद आया है, इसलिए वहां उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक है। वहां अपनी माँ के यहाँ पर है, इसलिए सामने नहीं आ सकती, ओट से ही देख रही है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है वो देखिए, पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर आपका है। तो देखिए पाठी मुक्तक बहुत ही सिंपल है। पाठी जो मुक्तक होते हैं ना वो पढ़े जाते हैं। क्या होते हैं? पाठी मुक्तक पढ़े जाते हैं। गे मुक्तक गाए जाते हैं। समझ में आया है? पाठी मुक्तक क्या होता है? पढ़े जाते हैं। गे मुक्तक गाए जाते हैं। इसमें ले, तुक, छंद आदि का ध्यान रखा जाता है, और गे मुक्तक में आदि का ध्यान नहीं रखा जाता इधर, और इधर पूरा ध्यान रखना पड़ता है सुर ताल, क्योंकि गाए जाएंगे तो सुर ताल का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक ही भाव की गहनता है, और इसमें संगीतात्मक की गहनता होती है। इसके कवि कबीर और रहीम बिहारी आदि हैं। इसके कवि सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास है। समझ में आया आपको इतना कि पाठी मुक्तक क्या है? पढ़े जाएंगे। गे मुक्तक गाए जाएंगे। इसमें ले, तुक आदि छंद का ध्यान नहीं रखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा। इसमें एक ही भाव की गहनता होगी, इसमें संगीतात्मकता की गहनता होगी। इसके कवि बिहारी, कबीर, रहीम है, और इसके कवि सूरदास, तुलसीदास जी है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करते जाओ ताकि कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए, यही मेरा उद्देश्य है। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना। वीर नाम में क्या लग रहा है? वीर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जहां पर किसी युद्ध की घोषणा का प्रसंग सुनकर, उत्साह से भरे गीत सुनकर, हृदय में उत्साह का भाव, ठीक है, जैसे कोई सा भी ऐसा सॉन्ग है, ऐसा राष्ट्रीय गीत है जिसको सुनकर ना बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इस तरह से मन में क्या है, आपके उत्साह जाग रहा है। यानी कि उदाहरण को हम समझेंगे पहले, जिससे समझ में आएगा। वहां खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, और वो खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम में। तो ये जो है ये वीर रस है, उत्साह से भरे, बुंदेले अरमोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है भैया। तो जहां पर हम किसी भी युद्ध का प्रसंग सुनते हैं, कोई भी ऐसी घोषणा सुनते हैं तेजस्वी, जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, तो ये सब शोक बोल अपना करतल युगल मलने लगे। ठीक है, तो ये क्या है? ओजस्वी घोषणा है। उत्साह से भरे गीत हो, भजन हो, कि जो अपने मन में उत्साह भर दे, राष्ट्र गीत हो, तो इस तरह का रस आपका वीर रस कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले तुरंत, जहां से ये उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है हमारा अलंकार है। अलंकार की परिभाषा और उनके भेद आपको बताना है। अलंकार देखिए, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को हम अलंकार कहते हैं। इसको कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। अलंकार कितने प्रकार का होता है? अलंकार होता है 2 प्रकार का, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है आपका दोहा छंद क्या है? परिभाषा देनी है। बिल्कुल, दोहा क्या है वास्तव में? अरे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरे कलेश विकार। ये क्या आपका एक दोहा है। ठीक है, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो ये क्या है आपका? ये भी एक दोहा है। ठीक है, तो दोहा क्या? एक अंध अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में, इसमें कितने चरण होते हैं? 4। तो प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं? 13-13। दूसरे और चौथे चरण में कौन कौन सी मात्राएं होती? 11-11 मात्राएं। अब भैया 13 और 11 मिलके हो गई 24। तो यानी कि इसके प्रत्येक चरण में हम बोलेंगे
यानी कि कुल 24 मात्राएं इसमें होती है, ठीक है, दोहा में। और इसके सब चरणों के अंत में तगन और छगन जगन होना जरूरी है। तो ये आप लिखनी लिखोगे जब भी चलेगा, इतना ही बहुत है कि यहाँ एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, कुल 24 मात्राएं। इस तरह का छंद आपका दोहा छंद कहलाएगा, ये आपको लिखने की जरूरत है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे देखिए उदाहरण जो मैंने आपको बता ही दिया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अरे मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। तो ये रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष सुन। ये तो आप जानते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रजनी मन मुकुर सुधा, बरनऊ रघुवर विमल जसु जोदायक। तो ये आपका क्या है, दोहे का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गद्य क्या है? छंद और ले से रहित विचार, छंद और ले से रहित विचार जो प्रधान व्याकरण संबंध वाक्य है उसे अपन कहेंगे निबंध की एक रचना है, उसे अपन कहेंगे गद्य। स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई दो प्रमुख नाटककारों के नाम आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, राजकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका वो क्या है? प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो प्रेमचंद्र की भाषा शैली, इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। तो भाषा शैली हो गया आपकी, इनकी भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है ना। और भाषा, आपकी भाषा के दो रूप पढ़ने को मिलते हैं इनके प्रेमचंद्र। पहले रूप में तो संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का आपने अधिकता से प्रयोग किया। आपकी भाषा में कितने रूप है? प्रथम दो रूपों में संस्कृत भाषा के तत्सम रूपों की अधिकता है तथा दूसरे में उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का आपने प्रयोग किया है। उनकी भाषा में या आपकी भाषा में आप बोल सकते हैं, आपकी, यहां पर आपकी लिखना है। आपकी भाषा में सहज प्रवाह, सरल बोलचाल की है को देखने को मिलते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब ये शैली, शैली क्या रहेगी इनकी? प्रेमचंद की निम्नलिखित शैलियों को अपनाया है। वर्णात्मक शैली, भावात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली और हास्य व्यंग, हास्य प्रधान शैली। क्वेश्चन नंबर अपन 14 की 13 के अथवा की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा है। ये सब मैंने आपको बता दिया। आपकी बार 90 पार, यदि यही टारगेट आपका है वास्तव में तो भुला दो डर, कुछ अलग कर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, जो व्यक्ति डरता रहेगा उसका बस की बात नहीं है। महादेवी वर्मा की दो गद्य रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। तुरंत क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है? छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? देखिए, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति, तो सौतेली माँ के मारने से दुखी बच्ची जब बेलों के पास बेलों को पर अत्याचार देखा, अब सौतेली माँ तो उसे मारती थी, उसी तरह बेलों को भी मार रहा था किसान, ठीक है। तो जो मार रहा था उसको देखकर अत्याचार जो हो रहे थे बेलों पर, उनके प्रति उसके मन में, हृदय में प्रेम भाव उमड़ आया, उससे दया आ गई। अगला है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो देखिए, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें भीख मंगे के वेश में यात्रा में निकलना पड़ा। क्या करना पड़ा? भीख मंगे के रूप में। हर जगह घोड़ा नहीं मिले, पीठ पर वजन लाद कर पैदल भी चलना पड़ा, ठीक है। अब हर जगह क्या सब कुछ थोड़ी मिलने वाला है, तो हर जगह घोड़े नहीं मिले, इसलिए उन्हें पीठ पर वजन लाद कर पैदल भी चलना पड़ा। अगला है, लेखक को घोड़ा मिला, वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जोर देने पर वहां सुस्त पड़ जाता था। तो ये लेखक को कठिनाइयों का। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको देख लीजिए आप, कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए।
तो सांवले सपनों की याद शीर्षक में सांवले शब्द उदासी के लिए आया है। सांवला किसके लिए यूज किया है? उदासी के लिए। लेखक अपने मित्र सलीम अली की मृत्यु से उदास है। यहां संस्मरण उनकी मृत्यु से उदास है। यहां संस्मरण उनकी मृत्यु का है। मृत्यु की उदासी के साथ यमुना के सांवले पानी, सांवले रंग वाले कृष्ण का भी उल्लेख इसमें हुआ है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद में आपका प्रश्न 15 का अथवा है ये, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो लेखिका उर्दू फारसी सीखना लेखिका के बस की बात नहीं थी। जब मौलवी पढ़ाने आए तो वहां चारपाई के नीचे जाकर छिप गई। क्या बोला है यहां पर कि उर्दू फारसी सीखना लेखिका के बस की बात नहीं थी। जब मौलवी उन्हें पढ़ाने आए ना तो वो चारपाई यानी कि खाट के नीचे जाके छिप गई। इस तरह वे उर्दू और फारसी कभी भी नहीं सीख पाई। ठीक है, अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, संधि किसे कहते हैं? इसके भेद उदाहरण सहित बताइए। तो संधि जो है, ठीक है, दो वर्णों के मेल को हम संधि, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके भेद कितने हैं? 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर बच्चे लिखना भूल गए, आप यहाँ पर लिखना है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उदाहरण है विद्यार्थी, विद्याधन, आरती। तो 2 वर्ण हो गए। ठीक है, विद्या प्लस आले विद्यालय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए, है ना। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द हिंदी से में लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, उदाहरण हो गया जैसे अस्थि, मस्तिष्क, पत्र आदि। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो देखिए, आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसी तरह आप इनके क्वेश्चनों को हल कर लेना है। यहां से हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, 17 के अथवा की, तो ये यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको आप ध्यान से देखिए। पहले तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां पर ये प्रेमी ढूंढट में फिरो, प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। पढ़ रहे हो ध्यान से, प्रेमी को ढूंढत में फिरो और प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को यदि प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होए। तो यहां से आप देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या में क्या है, पहले तो आपने इसका व्याख्या समझ। कवि कहते हैं कि मैं दुनिया में सच्चे प्रेम की खोज करता फिर रहा हूं, किंतु मुझे सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला। जब वास्तविक प्रेम करने वाले से वास्तविक प्रेम करने वाला मिल जाता है तब मन के सभी दोष जो जहर है वो प्रेम के अमृत में बदल जाते हैं। बहुत सिंपल है ना। संदर्भ क्या कह रहा है? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक की साखियों शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके कवि कबीरदास जी है। प्रसंग क्या है? इसमें दोहे में वास्तविक प्रेम की महिमा को बताई गई है। तो यहां से आप बढ़िया से इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, ये प्रसंग हो गया है और ये इसका भावार्थ, वो स्क्रीनशॉट आपने पेपर में से ले लिया होगा। अगला जो है ना वो क्या है उसको ध्यान से आप देखिए। ये यहां से आप देख सकते हैं ना उसको, ये अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछने पर हम गरीब क्यों निकाल रहे हो, गरीब को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो उनकी तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। इस तरह से ये आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगा। ठीक है, अच्छा सॉरी ऊपर का अपना है, पहला रहेगा ये, स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों के पहले तो आप एक साथ, क्योंकि अब एक साथ अपन सॉल्यूशन देंगे। या लकोड़ी अरु कमरिया पर राज तीनों पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारो, अरे रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, अरे कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन पर ऊपर वारो। तो ये इस तरह से आप इसको कंप्लीट करिएगा। यहां से आप इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या कंप्लीट करिए, बढ़िया से मेहनत करिएगा।
ठीक है, लंबा वीडियो ना बने इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में ये हमने क्वेश्चन नंबर 19 जो देखा था ये, ठीक है, ये संदर्भ हो गया, इसका प्रसंग हो गया है और ये व्याख्या हो गई है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए, है ना, बढ़िया से। जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा सफलता उसे शोर मचाएगी। ठीक है, अब की बार बोलो, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार 90 पार। ठीक है, यहाँ पर अपने को अच्छे से कंप्लीट करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ठीक है, 19 का अथवा, उसको भी देख लेते पहले। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से पेपर का। ठीक है, यहां से आप क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ये 19 का है, ये 19 का अथवा ये है गांधी जी वाला। थोड़ा सा छोटा कर देते मामूली सा। यहाँ से बढ़िया से आप ये गांधी जी वाला लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 फिर आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना भैया। ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा है, ये ले लिया स्क्रीनशॉट। ये आपका 22 रहेगा और ये 23 रहेगा। चलिए अब इनका सॉल्यूशन भी देखते हैं अच्छे से। ये यहाँ से आप थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना। ठीक है, भुला दे डर, कुछ अलग कर, थोड़ी भावना ऐसी रखो। ठीक है, यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा ना, भुला दे डर, कुछ अलग कर। अब की बार है ना 90 पार। ये बच्चे जिस तरह से परसेंटेज बनाए ना, आप भी बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं। ये 10th का है, जब 10वीं के बना सकते तो 9th तक की बात है। ठीक है, तो घबराइए मत, जो बता रहा हूँ वही पेपर में आएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना बस, है ना। की व्याख्या हो गई है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22 का आ जाएगा। संवाद है तो ये विद्यार्थी हो गया, शिक्षक हो गया, विद्यार्थी। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट तुरंत तुरंत, समय ज्यादा बर्बाद मत करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो मैंने बताया था। इसके बाद में यहां से ये सारांश हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा वाला है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया पेपर का।